हो गया जी। बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा है? हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले उसमें डेफिनेशन देखी किसकी? हमने देखा सेक्शन 37, तीन सेक्शन याद रखने ना, 37, 37A और 38। इसमें से कौन से दो पढ़ लिए? 37 और 38 दो पढ़ लिए, 37A रहता है। आपको बता दूं मोर देन हाफ 37A भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चलें। सेक्शन 37 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमने सबसे पहले देखा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर बच्चे बाय द एंड ऑफ द सेशन पूछते हैं कि सर इनकम टैक्स में थ्योरी से क्या क्या आएगा, तो वो जैसे जैसे सेशन चल रहा होता है तो मैं बता रहा होता हूँ कि थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब ये है कि मैं आपको वही मार्किंग करवा रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकल आ सकता है। आपको बता दूँ इनकम टैक्स से भी 5, 10 नंबर 12 नंबर थ्योरी आती है, 5 से 12 नंबर माइंड में रखिएगा। और अगर कोई बच्चा ये सोच के पेपर देने जाएगा कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल करेगा तो पास कर देगा, गलत है। और अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि थ्योरेटिकल कर लेगा पास कर देगा, ये भी गलत है। वही बच्चा पास करेगा जो न्यूमेरिकली भी टेक्स्ट को तैयार करेगा और थ्योरेटिकली भी। ये जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं बच्चों को तब रियलाइज होते हैं जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हैं, न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए होते हैं और आप देख रहे हैं कि 5 नंबर थ्योरी का सवाल आया और आपको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, फिर खुद को कोसता है बच्चा कि काश मैं आखिरी 10 मिनट इसको दे देता इस टॉपिक को, तो ये 5 नंबर मुफ्त के थे मैं सिक्योर कर लेता। तो आप ऐसे रिग्रेट में, ऐसे गिल्ट में नहीं आना। साथ साथ मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, जिस तरह के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैंने 2 से 3 चीज़ें आपको मार्क करवाई। एक मैंने आपको मार्क करवाया डिडक्शन वाली लिस्ट में इररिकवरेबल रेंट वाला, याद है? वो 5-6 शर्तें थी इसकी, वो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ जब हमने स्टार्ट किया था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिलेटिंग टू बिल्डिंग, वो इन द टैक्स ईयर एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर इनइक्वल प्रोपोर्शन वाला टॉपिक, वो थ्योरेटिकल भी 2-3 दफ़ा आ चुका है। थ्योरेटिकली 5 से 6 नंबर का सवाल आया था कि बताएं कैसे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को ट्रीट करेंगे अगर अगेंस्ट बिल्डिंग मिल रहा है आपको। ओके, तीसरी चीज़ जो वहाँ से आती थी तो बहुत रेयर है, लेकिन रेंट की डेफिनेशन और ऐसी रेंट जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, एक दफ़ा ये भी आ चुका है। अब अगर बात करूँ मैं कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन में जो सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकली टेस्ट होने वाला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपने नहीं पढ़ी वो है डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, वो भी आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सिक्योरिटीज़ की। मैं मार्क करवा दूंगा दोबारा, अभी आप सुनते जाएं। सिक्योरिटीज़ के बाद जो डेफिनेशन आई है वो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट किसे कहते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बाद जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से थ्योरेटिकल सवाल आ चुका है वो आपका आया हुआ था कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट। अभी मेरी पता हो क्या है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट। उसमें 3 चीज़ें हैं, टैक्स वेब सेल, जो भी उसमें बातें, वॉट सेल्स, वो हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। कहने का मकसद ये है कि साथ साथ जो चीज़ें मार्क करवा रहा हूँ प्लीज़ उसको थोड़ा सीरियस लिया करें, ये वो बातें हैं जो पेपर में आती हैं। अब आप कहेंगे सर आप सारी बातें तो आप हाईलाइट करा रहे हैं, देखें आप खुद बताएं एज अ टीचर अब मैं क्या करूँ। अगर मैं कोई चीज़ हाईलाइट ना कराऊँ, मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, आप लोगों के सर ने ही नहीं मार्क कराया तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और लेट सपोज वो पेपर में आ गई तो फिर गलत तो फिर सर हो गया। तो हमने तो ऐसी हर चैप्टर में 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं, वो हम स्किप करेंगे। बाकी जो 70, 80, 85% का चैप्टर है वो हम थ्योरेटिकली याद करेंगे, साथ साथ अपने माइंड में चीज़ रखिएगा जी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने देखी, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने देखा वो एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स 5 है। 5 क्या क्या नाम थे? स्टॉक इन ट्रेड, रिसीवेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, पूरा बोल रहे हैं, 3 हो गए। नंबर 4 ऐसे एसेट्स जिन पर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउड है इनकम फ्रॉम बिजनेस से। अच्छा आखिरी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द पर्सन और हिज फैमिली डिपेंडेंट। फैमिली डिपेंडेंट में स्पेसिफिकली 2 लोग आते हैं, बीवी बच्चे। 2 लोग कौन से? बीवी बच्चे। ये तो वो एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। फिर उसने कहा जी फलां, अभी एक लिस्ट देने जा रहा हूँ जो पर्सनल भी हैं, मूवेबल भी हैं, लेकिन स्टिल वो कैपिटल एसेट्स हैं, जिस तरह के पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ज्वेलरी, अदर वर्क ऑफ आर्ट, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडालियन, एंटीक, वो सारी लिस्ट हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 कैटेगरीज बनाई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ये जो मैंने भी लिस्ट बोली पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ये कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 2 का गेन क्या करेंगे? लॉस क्या करेंगे? नहीं करेंगे, माइनस। लॉस क्या करेंगे? इख्तिसाम वाले सवाल में देखा इस चीज़ को, अगर ज्वेलरी से लॉस आ रहा है या आप कह लें कॉइन से लॉस आ रहा है तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे। कैटेगरी 1 में 2 बातें आई हैं, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म।
हमें पता है शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ये लीस्ट टेस्टेड है, ये शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म लीस्ट टेस्टेड पॉइंट है, लेकिन बताना जरूरी था। ज्यादातर क्या आते हैं, शेयर्स आते हैं। अब फर्क ये है, अगर शेयर्स आ गए प्राइवेट कंपनी के तो वो कैटेगरी 1 एनटीआर, एनटीआर है ना, उसका गेन भी ऐड करेंगे, लॉस भी माइनस करेंगे। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स आ गए, उनको बेचने पे गेन भी कैपिटल गेन है, लेकिन वो एनटीआर नहीं है, सेपरेट ब्लॉक में लिखा होता गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। तो शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। एक और भी था 37 में, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी, फ्लैट या वो जो भी था बिल्डिंग, वहां से अगर गेन आ रहा है तो वो एनटीआर है, सेपरेट ब्लॉक है, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक। क्या ये बातें क्लियर आप लोगों को? ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा एनटीआर है, कौन सा एफटीआर है, कौन सा कैटेगरी 1 है, कौन सा कैटेगरी, लेकिन पेपर में कैटेगरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर। अच्छा, लॉस के बारे में हमने कहा था, तो लॉस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वेयर इज लॉस, लॉस को कैलकुलेट करेंगे, इज 20, गेन का फार्मूला क्या है, A is B is while calculating cost, कौन से दो खर्चे हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, मैंने कहा कौन से दो खर्चे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ये ठीक है, या कौन से दो खर्चे माइनस नहीं करेंगे, दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है। जो खर्चे होते हैं उसको कॉस्ट में ऐड करके अल्टीमेटली कॉस्ट क्या हो रही है, माइनस ही हो रही है। तो मैंने आपको इस पे एक बात बताई कि एक सेशन में एक स्टूडेंट इस बात पे अटक गई थी, क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर 40 रुपये उसकी कॉस्ट है, उसमें 5 रुपये कमीशन है, 2 रुपये कमीशन है, तो मैंने 40 + 5 + 2 किया, तो 47 को मैंने माइनस किया 120 में से। तो वो कहते हैं कि सर ये आपने 5 रुपये का खर्चा और 2 रुपये का खर्चा ऐड क्यों किया है, ये तो खर्चा है तो माइनस होना चाहिए था। अल्टीमेटली माइनस ही हो रहा था, वो कॉस्ट का हिस्सा बन के अल्टीमेटली क्या होता था, सिस्टम से माइनस हो रहा था जी। कौन से दो खर्चे माइनस नहीं होंगे, ऐसा खर्चा जो किसी और हेड में माइनस हो चुका है, और पूरे खर्चों के लिए जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में किया है वो माइनस नहीं। यहीं तक बातें पढ़ी थी हमने, चलिए जी आगे आगे देखिएगा आपके पास। अच्छा, एग्जाम्पशन भी देख लिया था क्या, एनसीसीपीएल वाले एडजस्टमेंट देखिए हमने, इसकी क्या एडजस्टमेंट है, इसे अच्छा एनसीसीपीएल भी वर्ड इस्तेमाल कर देगा, नोशनल एक्सपेंस का वर्ड भी इस्तेमाल कर देगा, दोनों वर्ड, नोशनल एक्सपेंस या एनसीसीपीएल, दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लिया उसने, तो फिर हम ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, किसका 0.5%, अच्छा बुक में क्या लिखा हुआ है 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, 0.5% ऑफ कॉस्ट। मैंने क्या कर दिया, दोनों का ऐड करके 0.5% ले लिया, तो ज्यादा आसान काम नहीं है, आईकेएफ भी ऐसे ही करता है। एग्जेम्पशन की बात हमने देख ली, अगर आर्म फोर्सेस में है या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, वहां से रिटायर हो गया या हाजिर सर्विस है, तो उस केस में कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट अप टू टैक्स रेट, एग्जाम्प्ट अप टू 50%, और अगर मर गया तो 100%। ओके, हमें अभी तक क्या पता है कि सिक्योरिटीज में क्या आते हैं, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी या शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके, आगे जी आपके सामने आ रहा होगा सेक्शन 37A। देखिए सेक्शन 37A का नाम क्या है, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा जरा ये 1 2 3 बातें हैं, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, आपको आती है बातें। कहते थे कैपिटल गेन, पेन हाथ में हो प्लीज, नोट्स को जिन्होंने प्रिंट नहीं कराया करा लें प्रिंट, अपने आप के लिए मुझ पे तरस खा लें। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, इन सर्कल कर ले सिक्योरिटीज को, हमें क्या पता सिक्योरिटीज किसे कहते हैं, लिख ले ऊपर, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, सिक्योरिटीज को सर्कल करके शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। द कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, अच्छा इसका मतलब क्या, अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट एसेट की बात कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट एसेट का गेन भी एग्जेम्प्ट, लॉस भी एग्जेम्प्ट। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। यहाँ प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब क्या है, सेपरेट ब्लॉक, लिख लें सेपरेट ब्लॉक। ओके, ये सेक्शन नंबर कौन सा है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, गौर से सुनिएगा। प्रोविजन यानी ये ऊपर वाली बात जो थी सेपरेट ब्लॉक वाली ऑफ सेक्शन 37A शैल नॉट अप्लाई, इंसर्कल कर ले नॉट अप्लाई को, नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्संस, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अगर बैंकिंग कंपनी या उसके शेयर्स, इंश्योरेंस कंपनी या उसके शेयर्स, तो उस पे सेक्शन 37A अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 37A अप्लाई, जस्ट इतनी सी बात है, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे ये बातें अप्लाई नहीं होती, दैट्स इट। आगे सवाल में अगर शेयर्स आ गए
या बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी का सवाल आ गया तो पास पेपर जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह सेशन आपका एंड होगा तो एक वीक मजीद आप लोग का रिवीजन सेशन चलेगा जिसमें प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम लेवल के डिफिकल्ट सवाल होते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जिसने आना है जिसने नहीं आना उसकी मर्जी है लेकिन जो आएगा उसको जरूर यकीनन बहुत बेनिफिट होगा यकीनन। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर सवाल में अभी तक आया है नहीं आया और अगर आएगा तो क्या करना है। लेकिन अभी तक हमें एक ही बात याद रखनी है ये 37A वाली बात है किस पे अप्लाई की होती बैंकिंग कंपनी पे और इंश्योरेंस में। दैट्स इट जी। गेन का फार्मूला क्या सिक्योरिटी से केस में भी व्हाट इज ए व्हाट इज बी देखिएगा ये लिखो थैंक यू ओके। अच्छा होल्डिंग पीरियड हम कैसे डिसाइड करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं होल्डिंग पीरियड। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है जिस दिन खरीदा उस दिन से लेकर जिस दिन बेच दिया वो हमारा क्या होगा होल्डिंग पीरियड। पढ़े जरा होल्डिंग पीरियड ये लिखा हुआ है कहता है होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है डेट ऑफ सेल, जब से खरीदा जब बेचा उसके दरमियान का पीरियड क्या होगा होल्डिंग पीरियड। ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है पॉइंट 3 यहां देखिएगा। आज आपको बताने जा रहा हूं कि सिक्योरिटीज में हमने कहा सिक्योरिटीज होते हैं शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। सिक्योरिटीज में जस्ट शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज नहीं होते जमाई दोबारा लेनी। सिक्योरिटीज में शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी के अलावा बाकी बातें भी हो सकती हैं पेपर में आया पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो हम क्या कहेंगे सिक्योरिटीज। सेक्शन नंबर 37A में एक ही एडिशनल बात है वो ये कि जो 37A वाले एसेट कैपिटल एसेट्स हैं उनके प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं यानी प्रिस्क्राइब्ड रेट्स का मतलब क्या सेपरेट ब्लॉक। इसके अलावा आपको पता है वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी जो है पीटीसी क्या एब्रिविएशन देखो पीटीसी की पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन आगे भी है कुछ कॉर्पोरेशन 12 अगर पीटीसी वाउचर्स ऑफ पीटीसी अगर वाउचर्स ऑफ पीटीसी को भी बेचने पर गेन आ रहा है तो वो भी आप ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी यानी कि ये भी सिक्योरिटीज है। पहली बात दो बातें होगी यहाँ देखिए 7 चीजें सिक्योरिटीज में आती हैं 7 चीजें। अब इस तरह बनाने लगा हूँ इस तरह लिखने याद रहेगा आपको हेडिंग में सिक्योरिटीज जी। पहली बात क्या है कि सिक्योरिटीज में यानी इन 7 में से कोई भी नाम आ गया और उस पे गेन आ गया तो हम क्या कहेंगे कौन सा है क्योंकि आप अगर सेपरेट ब्लॉक में देखें तो उसने गेन और डिस्पोजल ऑफ पब्लिक शेयर्स नहीं कहा उसने कहा गेन और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज का मतलब इन 7 में से कोई भी एक हो सकता है। दो बातें हमें पता है नंबर 1 शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी प्राइवेट वाउचर्स ऑफ पीटीसी बस पीटीसी याद रखो पीटीसी आज जिसका रट्टा अच्छा होगा ना वही कामयाब होगा देखना वाउचर्स ऑफ पीटीसी। अच्छा नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कि इसमें मुशारिका मुदारबा और एक और था मुदारबा तो बोला मुशारिका मुदारबा मुरब्बा व्हाटएवर जी। नेक्स्ट लिखिए मुदारबा सर्टिफिकेट। अब अच्छा इनकी डेफिनेशन क्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर इनको भी डिफाइन करें इनको डिफाइन नहीं करना। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें आगे और भी आएगी जिनकी डेफिनेशन नहीं है और आई भी कहता है जस्ट नाम याद रख ले तो ही आपकी मेहरबानी है। तो शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी एंड वाउचर्स ऑफ पीटीसी। इसके बाद मुदारबा सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। दो बातें और लिखी मुदारबा सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। चार होगी याद रखें। नंबर 1 शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी वाउचर्स ऑफ पीटीसी मुदारबा सर्टिफिकेट
इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज नंबर 5, डेट सिक्योरिटीज, अगेन इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये क्या होते हैं। नंबर 6 लिखें, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एंड लास्ट लिखें डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। चलिए 1 मिनट दोनों साथों नाम याद रखें, करें याद करें साथों।